Good morning, students. In last class, we have discussed the command, update command, delete and drop command, where we also discuss what the difference between delete and drop command, and alter and update. Right now, today we are going to discuss about integrity constraints, that is, constraints applied on a table. So, constraint is the condition or check applicable on field or set of fields और कॉलम्स वी कैन से फील्ड दैट मींस कॉलम कुछ भी कंडीशन अगर अप्लाई करते हैं हम कोई चेक अप्लाई करते हैं कॉलम पे कि कॉलम में वैल्यूज होगी नॉट नल होगी दैट मींस कोई कॉलम आपका एम्प्टी नहीं होगा लेकिन डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे अगर इन केस कोई यूजर वैल्यू नहीं इंसर्ट करता है तो ऑटोमेटिकली वैल्यू इंसर्ट हो जाए वहां पे फिर यूनिक कंस्ट्रेंट दैट मींस यूनिकली वैल्यू सर ये इंसर्ट होगी वहां पे कोई डुप्लीकेट वैल्यू आपके इंसर्ट नहीं होगी फिर चेक कंस्ट्रेंट्स के वैल्यू की जो रेंज होगी उसी की वजह से मार्क्स है आपके यूनिट 1 के मार्क्स तो 0 से लेकर 20 के बीच में मार्क्स आएंगे आपके नेगेटिव मार्क्स की जाना चाहिए ना 21 मार्क्स आए वहां पे फिर प्राइमरी की इंपॉर्टेंट की ये भी कंस्ट्रेंट्स का पार्ट है फर्स्ट कंस्ट्रेंट जो है नॉट नल कंस्ट्रेंट दैट मींस जो कॉलम है दैट मींस द फील्ड दैट कैन कंटेन ओनली वैल्यूज नल मींस नॉट ओनली एम्प्टी वैल्यूज तो एम्प्टी नहीं होगा वहां पे वो कॉलम ओनली कॉलम कंटेन वैल्यूज वैल्यूज होनी चाहिए वहां पे नॉट नल का मतलब है नल वैल्यू वहां पे नहीं होगी आपके ओनली वैल्यूज कंटेन करेगा तो यहाँ पे देखेंगे एस आई डी नॉट नल है यहाँ पे लास्ट में वेरकेयर नॉट नल है वेरकेयर में नहीं लिखा दैट मीन वेरकेयर में वैल्यू आपकी नल हो सकती है तो दैट मीन्स जब वो वैल्यू इंसर्ट कर रहा है इंसर्ट इनटू कस्टमर वैल्यूज फर्स्ट वैल्यू देखो नल कॉमा कुमार कॉमा अजय तो यहाँ पे दे विल गेट एरर बिकॉज फर्स्ट फील्ड constraint क्या not null but we are inserting value null in that place that means that violates the not null constraints on that column क्योंकि यहाँ पे आपने कंस्ट्रेंट ऐड किया है साइड इंटीजर वैल्यू की बट वैल्यू जो होगी नॉट नल नहीं नॉट नल है दैट मींस नल वैल्यू नहीं होगी बट हम इंसर्ट कर रहे हैं नल वैल्यू तो वी विल गेट एरर क्योंकि हम वायलेट कर रहे हैं नल की नॉट नल की कंडीशन को सेकंड है डिफॉल्ट वैल्यू या डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट्स provide a default value for a column when none is specified that means कुछ भी वैल्यू अगर स्पेसिफाई नहीं होगी तब ये आपके डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर देगा जैसे यहाँ पे स्कोर इंटीजर डिफॉल्ट 80 अगर मैं स्कोर इनपुट नहीं करता हूँ टेबल के अंदर देन वी गेट 80 ऑटोमेटिकली तो 80 वैल्यू अपने आप आ जाएगी वहां पे इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स क्वेरी क्या है when we insert value into table के student values 10 ravi that means name insert किया student id but score is not entered here no value has been provided for score field so automatically वो 80 value ले लेगा क्योंकि हमने default 80 set किया है if I will not give a value 80 then it will take automatically 80 value then next constraint is unique constraint that means a value in column are distinct तो values जो होगी distinct होगी unique column के अंदर यूनिक फील्ड है वहां पे एक चीज ध्यान रखेंगे हम कि यूनिक कॉलम जो है उसमें जो वैल्यूज होगी वो डिस्टिंक्ट होगी अगर मैं एम्प्टी छोड़ता हूँ तो उसको वो इग्नोर करेगा वहां पे एम्प्टी रहेगा वहां पे वैल्यू दैट मींस नल वैल्यू भी इंसर्ट कर लेता है यूनिक के अंदर बट वो एम्प्टी होता है वहां पे उसको हम वैल्यू नहीं कर सकते नॉट नल को तो नो टू रोज कैन होल्ड द सेम वैल्यू फॉर अ कॉलम विथ यूनिक कंस्ट्रेंट बट यहाँ पे नल की बात आ रही है तो नल कोई वैल्यू नहीं है नथिंग सो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे नल जो है वो वैल्यू नहीं है उसके अलावा जो भी वैल्यू है एम्प्टी फील्ड है उसके अलावा जो वैल्यू वो यूनिक होगी बट हो सकता है कि दो प्लेस पे नल वैल्यू हो वहां पे तो आप कह सकते हैं कि दो प्लेस पे नल वैल्यू है तो ये यूनिक कैसे हो गया नल का मतलब एम्प्टी कुछ भी वैल्यू नहीं है और वैल्यू नहीं है तो डुप्लीकेट भी नहीं है तो यहाँ पे देखो पहले से टेबल में इंसर्ट क्या रखा है देवी एस आई डी 3 बट वो 3 एस आई डी को भी 3 क्योंकि एस आई डी उसने यूनिक बनाया यहाँ पे एस आई डी में वैल्यू 3 डाल रहा है साइरस इन लास्ट नेम एंड ग्रेस इन फर्स्ट नेम तो ये यहाँ पे एरर देगा कि 3 जो वैल्यू है एस आई डी की ऑलरेडी एग्जिस्ट इन एस आई डी कॉलम तो 3 ऑलरेडी एग्जिस्ट 3 वैल्यू इज वैल्यू 3 इज ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द एस आई डी कॉलम तो आप अगर सेम वैल्यू दोबारा सेट करेंगे तो दिस विल वायलेट द यूनिक कंस्ट्रेंट तो ये एरर देगा अब फिर चेक कंस्ट्रेंट्स ensure that all values in a column satisfy certain condition तो चेक कंस्ट्रेंट क्या करते हैं कंडीशन प्लेस कर दी हमने तो जैसे किसी की एज जो है अगर वोट डालने की एंट्री अगर मुझे टेबल बनानी है जिसमें वोटर्स की एंट्री करनी है तो मैं कंस्ट्रेंट डाल दूंगा एज के अंदर कि एज इज ग्रेटर देन 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 दैट मींस
18 जिसकी एज 18 हो और 18 से ज्यादा है उन्हीं की एंट्री हो वहाँ पे वोटर्स के नाम में, जिससे कम हो उसकी एंट्री नहीं हो वहाँ पे। तो जैसे यहाँ पे एसआईडी के जो किया है उसने, एसआईडी की जो वैल्यू ग्रेटर देन 0 से स्टार्ट हो, दैट मीन 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। अगर वो नेगेटिव वैल्यू डालेगा 0 डाल देगा तो ये एरर देगा, क्योंकि आपने चेक कंसिडर लगाया कि एसआईडी की जो वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो वैल्यू ऑफ एसआईडी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और अगर आपने -2 इंसर्ट किया यहाँ पे, देखो उसमें -2 कपूर राज इंसर्ट किया यहाँ पे, तो ये दिस विल गेट एरर। फिर प्राइमरी कंस्ट्रेंट्स, primary key constraint, primary key is used to identify each row in a table, uniquely identify each row in a table। अगर मुझे कोई भी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए हम प्राइमरी की यूज करते हैं। तो प्राइमरी की कैन कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कॉलम ऑन अ टेबल, सिंगल सेम टेबल की बात कर रहा है, इसलिए एक कॉलम एक टेबल से दूसरी कॉलम दूसरा कॉलम दूसरे टेबल से, तो वो प्राइमरी की नहीं होगा। व्हेन मल्टीपल फील्ड्स आर यूज्ड एज प्राइमरी की, देन these this they are called as a composite की। जब दो एक से ज्यादा कॉलम्स अगर प्राइमरी की बनते हैं तो वो होता है उस उन सेट ऑफ कॉलम्स को हम बोलते हैं कंपोजिट की। जनरली हमारे जो सिलेबस में है उसमें जनरली एक ही जो कॉलम होगा वही प्राइमरी की बनेगा, मल्टीपल कॉलम नहीं। फिर यहाँ पे देखो एसआईडी जो इंटीजर है नॉट नल और प्राइमरी की एक बात करते हैं हम कि इसमें जो वैल्यू होती है वो नॉट नल नहीं होती है, सेकंड तक यूनिक वैल्यू होती है। तो नॉट नल और यूनिक दोनों की बात कर रहा है। यूनिक में जो वैल्यू होगी उसमें नॉट नल कंटेन कर सकता है, बट एसआईडी जो है प्राइमरी की अगर मैं डिफाइन करता हूँ तो उसकी जो वैल्यू है नॉट नल होगी और साथ में यूनिक भी होगी। दोनों नॉट नल नहीं होगी और साथ में यूनिक होगी, दैट मींस यूनिक वैल्यू प्लस नॉट नल वैल्यू। नल नहीं होगा वहां पे, नल वैल्यू अगर आपने इंसर्ट कर दी तो वो नहीं लेगा, प्राइमरी की का वॉलेट करेगा वहां पे। जैसे यहाँ पे उसने प्राइमरी की बनाया एसआईडी को, आप चाहे तो एसआईडी इंटीजर नीचे आप प्राइमरी की एसआईडी लिख सकते हो ब्रैकेट के अंदर, सब टू यू। अब यहाँ पे कंप्लीट की बनाई है, यहाँ पे उसने प्राइमरी की और ब्रांच और एसआईडी दोनों को मिला के प्राइमरी की बना दी है उसने, तो ये है। अब फॉरेन की इज अ नॉन की कॉलम ऑफ अ टेबल, चाइल्ड टेबल दैट ड्रॉज इट वैल्यू फ्रॉम प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। तो हम कहते हैं प्राइमरी की वो की है जो दूसरी टेबल में प्राइमरी की है, वही कॉलम नेम सेम कॉलम प्राइमरी की, और उस टेबल में अगर उसको रेफर किया गया है तो वो फॉरेन की बन जाती है वहाँ पे। जैसे यहाँ पे दो टेबल्स की बात कर रहा है, रोल नंबर, यहाँ पे पेरेंट टेबल है स्टूडेंट, उसमें रोल नंबर जो है प्राइमरी की है। अगर इसी को मैं टेबल स्कोर में यूज कर रहा हूँ रोल नंबर को, तो ये रोल नंबर वाला पार्ट जो है यहाँ पे वो फॉरेन की बन गया। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी नॉर्मली। तो हेयर कॉलम रोल नंबर इज अ फॉरेन की इन टेबल स्कोर, क्योंकि स्कोर जो है टेबल के अंदर रोल नंबर जो है यहाँ से डिराइव्ड है, और स्टूडेंट टेबल जो पेरेंट टेबल है वहाँ पे रोल नंबर प्राइमरी की, और वो यहाँ पे अगर इंडिकेट कर रहा है स्कोर टेबल में रोल नंबर सेम कॉलम आ रहा है, दैट विल बी अ फॉरेन की। और फॉरेन की कैसे बनाते हैं आपको बताइए वहाँ पे। तो फॉरेन की क्योंकि हम रोल नंबर को फॉरेन की बना रहे हैं, क्योंकि स्कोर टेबल के अंदर डिफाइन करते हैं हम फॉरेन की को, स्टूडेंट टेबल में नहीं करेंगे। स्टूडेंट टेबल में प्राइमरी की बनाएंगे, अगर स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर प्राइमरी की नहीं होगा तो यहाँ पे भी फॉरेन की वो नहीं बनेगा। एक चीज ध्यान रखनी है, फॉरेन की रोल नंबर रेफरेंसेस स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल को रेफरेंस कर रहा है, उसके अंदर कॉलम का नेम भी रोल नंबर है। तो फॉरेन की इज ऑलवेज डिफाइंड इन द चाइल्ड टेबल। सिंटेक्स फॉर द फॉरेन की आपको बताइए, फॉरेन की फिर कॉलम का नेम उसी टेबल की बात कर रहे हैं जिस टेबल में ये फॉरेन की बना रहे हो, फिर रेफरेंस करेगा वो पेरेंट टेबल जिस टेबल में वो पर्टिकुलर कॉलम जो है प्राइमरी की है, पीके ऑफ पेरेंट टेबल। अब रेफरेंस ये अक्सर हमारे यूज का नहीं है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है कस्टमर कस्टमर आईडी कॉमा नेम, दो टेबल्स आपको क्रिएट, टू टेबल्स कस्टमर आईडी, और दो कॉलम के नेम बता दिए उसने, कस्टमर आईडी एंड नेम। फिर क्या कस्टमर सेल्स ट्रांजेक्शन आईडी कॉमा अमाउंट कॉमा कस्टमर आईडी। अब देखिए कस्टमर आईडी दोनों में एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है फर्स्ट टेबल वो बनेगी जहाँ पे वो कॉलम जो है अंडरलाइन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो गिवन है क्वेश्चन में, अंडरलाइन कॉलम इंडिकेट प्राइमरी की एंड बोल्ड कॉलम नेम इंडिकेट फॉरेन की। तो यहाँ पे फॉरेन की और प्राइमरी की पहले से बता रखा है उसने, तो कस्टमर आईडी यहाँ पे प्राइमरी की, तो यहाँ पे कस्टमर आईडी जो फॉरेन की है। सो क्रिएट टेबल कस्टमर आईडी इंटीजर नॉट नल प्राइमरी की। अगर मैं नॉट नल नहीं प्लेस करता हूँ तो भी प्राइमरी की प्रॉपर्टी में दो पार्ट है, यूनिक वैल्यू होगी, सेकंड नॉट नल वैल्यू होगी। तो ये नॉट नल नहीं भी यूज करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि प्राइमरी की इटसेल्फ का यूनिक वैल्यू कंटेन यूनिक वैल्यू प्लस नॉट नल वैल्यू। फिर क्रिएट टेबल कस्टमर सेल्स, उसके अंदर ट्रांसफर आईडी प्राइमरी की है,
अमाउंट इंटीजर, कस्टमर आईडी इंटीजर। अब जो कस्टमर आईडी है वो आपके फॉरेन की बनानी, तो फॉरेन की कस्टमर अंडरस्कोर आईडी रेफरेंसेस, कस्टमर टेबल को रेफरेंस कर रहा है यहाँ पे, ये टेबल को, इसमें क्या है वहाँ पे कस्टमर टेबल को, और उसमें कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन अ प्राइमरी की एंड अ यूनिक की इन अ टेबल। प्राइमरी की और यूनिक की में क्या डिफरेंस है? प्राइमरी की में क्या होता है? इट कंटेन ओनली, तो प्राइमरी की और यूनिक की में एक सिमिलरिटी बता देता हूँ आपको, दोनों ही यूनिक वैल्यू कंटेन करते हैं। प्राइमरी की क्या करता है? नॉट नल वैल्यू कंस्ट्रेंट भी फॉलो करता है, दैट मींस कॉलम हैविंग प्राइमरी की कैनॉट कंटेन नल वैल्यू, उसमें नल वैल्यू एम्प्टी फील्ड नहीं होता, बट यूनिक की कॉलम हैविंग यूनिक की कैन कंटेन मे और मे नॉट भी कंटेन नल वैल्यू, कर भी सकता है नहीं भी करे वहां पे, तो इसके ऊपर, क्योंकि अगर नल वैल्यू है कॉलम में, नल वैल्यू यूनिक में ले लेगा वहां पे, क्योंकि एम्प्टी है, वैल्यू नहीं है, वो नल वैल्यू इज नॉट अ वैल्यू। सेकंड डिफरेंस जो है, देयर कैन बी ओनली वन प्राइमरी की इन अ टेबल, टेबल के अंदर एक ही होगी, चाहे वो दो कॉलम को मिला के बने या सिंगल कॉलम इटसेल्फ प्राइमरी की हो। यूनिक की जो है बहुत सारे कॉलम्स पे अप्लाई हो सकता है, एक कॉलम कंपल्सरी नहीं है, बहुत सारे कॉलम में वैल्यू जो होगी यूनिक हो सकती है वहां पे। फिर आपके कल जो डिस्कस किया ऑल्टर एंड अपडेट कमांड, सेम यहाँ पे वापस है, डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑल्टर कमांड एंड अपडेट कमांड ऑफ एसक्यूएल। तो ऑल्टर कमांड जो है डीडीएल कमांड, क्योंकि वो आपके टेबल के स्ट्रक्चर को वर्क करता है। इट इज यूज्ड टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग टेबल। ऑल्टर कमांड जो है आपकी एग्जिस्टिंग टेबल उसकी डेफिनेशन चेंज, दैट मींस एडिंग कॉलम, डिलीटिंग कॉलम, modifying data structure of column, data type of the column, changing name of the column, adding constraint of the column, deleting constraint of the column, adding uh, एडिंग प्राइमरी की, आपके जो भी है कीज, ये सारे कुछ, तो वो उसके लिए वर्क करता है। बट अपडेट कमांड जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड है, क्योंकि ये आपकी वैल्यू पे वर्क करता है। इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई द वैल्यू प्रेजेंट इन द रो ऑफ अ टेबल, टेबल की रो में जो भी वैल्यूज है उनको अपडेट करने के लिए वर्क करता है। सिंटेक्स फॉर द अपडेट कमांड आपको बताइए, अपडेट फिर टेबल का नाम डायरेक्ट आता है, बट ऑल्टर में ऑल्टर टेबल फिर टेबल का नाम आता है। फिर अपडेट के अंदर जो कॉलम की वैल्यू सेट करनी है तो वो सेट कॉलम का नाम फिर उसकी वैल्यू, और फिर कंडीशन अगर आपको प्लेस करनी है तो वेयर ऑफ ए कंडीशन, यहाँ पे ऐड कॉलम नेम डेट टाइप, अगर आपको डिलीट करना है तो ड्रॉप कॉलम डॉट ड्रॉप जो भी उसका कॉलम का नेम है। अब नेक्स्ट जो कोई टॉपिक है वो एग्रीगेट और ग्रुप फंक्शन। तो एग्रीगेट और ग्रुप फंक्शन वर्क अपॉन ग्रुप ऑफ रोज rather than on a single row and return one single output। तो एग्रीगेट और ग्रुप फंक्शन होता है, ग्रुप ऑफ रोज पे वर्क करता है, वर्क अपॉन ग्रुप ऑफ रो अप्लाई होता है ग्रुप ऑफ रो पे, बट रिजल्ट आता है सिंगल, आपके रिजल्ट आता है सिंगल वैल्यू, सिंगल आउटपुट आता है वहां पे, मल्टीपल आउटपुट नहीं आता है। अगर मैं एवरेज निकालूंगा इस सैलरी कॉलम का, इस कॉलम का, तो सिंगल वैल्यू होगी, मल्टीपल वैल्यू नहीं होगी। फर्स्ट एवीजी, दिस फंक्शन कंप्यूट द एवरेज ऑफ गिवन डेटा, एवरेज निकालता है। सेलेक्ट एवीजी सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एवरेज तो आपके आउटपुट में आएगा एवरेज सेल 65, ये आपको। और एग्जाम में भी जब अगर आउटपुट पूछे वहां पे कि ये जो क्वेरी है इसका आउटपुट क्या आता है, तो आपको लिखना है एवीजी, जो सिलेक्ट कमांड के बाद में लिखा हुआ है वो ही कॉलम की हेडिंग होगी वहां पे, और फिर जो भी वैल्यूज है वो आ जाती है। फिर काउंट फंक्शन है, काउंट द नंबर ऑफ रोज इन अ गिवन कॉलम, कॉलम में कितने रोज हैं उनको काउंट करता है, तो कॉलम में कितने रोज हैं वो काउंट करता है। इफ यू स्पेसिफाई कॉलम नेम इन पैरेंथेसिस ऑफ फंक्शन, तो ये आपके फंक्शन रिटर्न द रो वेयर कॉलम इज नॉट नल। अगर आपने कॉलम नेम दे दिया है वहां पे, तो उन कॉलम में उन रोज की वैल्यूज को काउंट करेगा जहां पे वैल्यू नल नहीं है। अगर वहां पे नल है तो वो नल को काउंट नहीं करेगा। एक चीज ध्यान रखने का, कॉलम का नेम है तो वो, अगर एग्जांपल में बताऊंगा वहां पे, इफ यू स्पेसिफाई द एस्ट्रिक, तो अगर आपके स्टार दिया हुआ काउंट स्टार, देन दिस फंक्शन रिटर्न ऑल द रोज, चाहे वो डुप्लीकेट वैल्यूज हो चाहे नल वैल्यू हो, सारी रोज को काउंट कर लेता है उस केस में। तो अगर मैं देखता हूँ सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम एएमपीएल, तो वहाँ पे 5 रिकॉर्ड दे रहे हैं, क्योंकि 5 रोज है वहाँ पे आपके टेबल के अंदर। ऊपर मैं देखूंगा इस टेबल के अंदर 5 रोज है, तो 5 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखते हैं हम 5 रोज है, 5 रो पे वर्क। अगर मैं लिखता हूँ सेलेक्ट जॉब और सिलेक्ट काउंट जॉब फ्रॉम ईएमपीएल, तो यहाँ पे देखेंगे तो जॉब के अंदर देखते हैं तो यहाँ पे एक नल वैल्यू है, दैट मींस 4 ही काउंट करेगा वहाँ पे। फिर मैक्स, दिस फंक्शन रिटर्न मैक्सिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन, उसको से मैक्सिमम वैल्यू निकालिए। सैलरी फंक्शन सेलेक्ट मैक्स फ्रॉम सैलरी,
फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा आपके इस सैलरी वाले कॉलम में से, जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 9870, वो मिन फंक्शन आपके मिनिमम वैल्यू फ्रॉम अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन से निकालेगा। फिर सम, दिस फंक्शन रिटर्न द सम ऑफ वैल्यू इन अ गिवन कॉलम और एक्सप्रेशन, उस कॉलम में कितना टोटल हो रही है वो टोटल निकालेगा। फिर ग्रुप बाय, अब ग्रुप बाय जो फंक्शन है आपके मेनली ग्रुप और बाय, किसके थ्रू ग्रुपिंग करनी है वहां पे वो बताता है ग्रुप बाय फंक्शन। ग्रुपिंग बनाने के लिए, ग्रुप्स बनाने के लिए, नंबर ऑफ ग्रुप्स क्रिएट करने के लिए, तो कोई भी एक प्रॉपर्टी लेता है उसके अकॉर्डिंग, जॉब लिया यहाँ पे तो क्लर्क कितने हैं, सेल्समैन कितने हैं, मैनेजर कितने हैं, तो ये ग्रुपिंग बनाया क्लर्क के अकॉर्डिंग, सेल्समैन के अकॉर्डिंग, मैनेजर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ग्रुप ऑफ फील्ड्स की बात कर रहा है। The group by clause combine all those records that have identical value in particular field or column or a group of columns. Identical values बेस पे उस कॉलम में, अगर ग्रुप ऑफ कॉलम या कॉलम में आइडेंटिकल वैल्यूज के बेसिस पे ग्रुपिंग करता है वहां पे, तो ग्रुपिंग कैन बी डन बाय अ कॉलम नेम और विद एग्रीगेट फंक्शन, इन विच केस द एग्रीगेट प्रोड्यूसेस अ वैल्यू फॉर ईच ग्रुप। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन है, एग्जांपल है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एम्प्लॉई इन ईच ग्रेड की बात कर रहा है, दैट मींस जॉब की बात कर रहा है। सेलेक्ट जॉब, फिर काउंट स्टार, दैट मींस जॉब के बेसिस पे करना है हमें, कि वो कह रहा ग्रेड के अंदर, दैट मींस जॉब क्लर्क कितने हैं, सेल्समैन कितने, मैनेजर कितने हैं। तो फ्रॉम सेलेक्ट जॉब कॉमा काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपीएल और ग्रुप बाय जॉब, तो जॉब के अकॉर्डिंग ग्रुपिंग करेगा, तो जॉब का कॉलम आ गया वहां पे, फर्स्ट क्लर्क लेगा, क्लर्क कितने यहाँ पे 1, तो काउंट में 1 आ जाएगा। फिर सेल्समैन लेगा, वहां पे डिस्टिंक्ट वैल्यू चेक करेगा, सेल्समैन तो 2 आ जाएगा, वहां पे 2 बार सेल्समैन है। फिर थर्ड डिस्टिंक्ट वैल्यू है इस कॉलम के अंदर मैनेजर, तो मैनेजर 1 बार आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है कैलकुलेट द सम ऑफ सैलरी फॉर ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट के लिए आपको सम ऑफ सैलरी कैलकुलेट करना है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा सम सेल, सैलरी का सम करना है वहां पे फ्रॉम ईएमपीएल, और यहाँ पे जो ग्रुपिंग होगी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट, तो 10 20 और 30 ग्रुप डिपार्टमेंट नंबर है, तो 10 का चेक करेगा कितना सैलरी, कितनी लोगों को सैलरी मिल रही है, तो वहां पे जाएगा 10 के लिए, तो 10 यहाँ पे एक बार ही है, तो इसको कितनी सैलरी मिली 2985, तो वो आ जाएगा। फिर 20 के लिए आएगा कि 20 एम्प्लॉय डिपार्टमेंट नंबर 20 2 लोगों के हैं, दोनों की सैलरी ऐड हो जाएगी वहाँ पे और वो टोटल आ जाएगा। 30 भी चेक करेगा 30 कितनी बार है, तो वो आपके ऐड कर देगा। फाइंड द एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं सम एवीजी करके। तो डिपार्टमेंट, सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा एवीजी सेल फ्रॉम ईएमपीएल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। अब नेस्टेड ग्रुप्स की बात कर रहा है, तो क्रिएट अ ग्रुप विद इन अ ग्रुप, ग्रुप के अंदर अगर आपको ग्रुप बनाना है तो उसके लिए नेस्टेड ग्रुप वर्क करता है वहां पे। जैसे यहाँ पे आपके एक क्वेरी दे, टू ग्रुप, एक क्वेरी है टू ग्रुप रिकॉर्ड जॉब वाइज विद इन डिपार्टमेंट वाइज। अब डिपार्टमेंट में भी जॉब वाइज लोग, एक ही डिपार्टमेंट में सारे लोग होंगे, क्लर्क भी होंगे, सेल्समैन भी होंगे, मैनेजर भी होंगे, सेल्समैन भी होंगे, मैनेजर भी होगा, क्लर्क भी होगा, तो वहां पे ऐसे ही, तो जॉब के अंदर डिपार्टमेंट वाइज आपको बनानी है। तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब काउंट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम ईएमपीएल ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कॉमा जॉब, तो जॉब से भी करना है आपको, डिपार्टमेंट नंबर से, डिपार्टमेंट नंबर में जाएगा पहले, फिर देखेगा कि उसमें 10 में कौन कौन है, क्लर्क कितने हैं, सेल्समैन कितने, मैनेजर कितने हैं, तो क्लर्क एक है, क्लर्क आ गया। फिर 20 पे जाएगा, सेल्समैन कितने हैं, क्लर्क कितने, मैनेजर, तो क्लर्क है नहीं वहाँ पे, सेल्समैन मैनेजर है, तो 1 1 लिखिएगा। 30 पे जाएगा वैसे तो आपके। अब आता है ग्रुप्स, प्लेसिंग कंडीशन ऑन ग्रुप्स और हैविंग क्लॉज। तो हैविंग क्लॉज प्लेसेस कंडीशन ऑन ग्रुप, तो ग्रुप आपने बना लिया, अब उसके ऊपर कोई कंडीशन, ग्रुप्स पे भी कंडीशन आपको डालनी है वहाँ पे, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हैविंग क्लॉज। तो ग्रुप बाई के बाद में, ग्रुप बाई के बाद में आपके जैसे बेयर क्लॉज होता है सिलेक्ट क्वेरी नॉर्मल क्वेरीज में, वैसे ग्रुपिंग वाले क्वेरीज के अंदर जो कंडीशन आपको अगर ग्रुप पे वो अप्लाई करनी है, देन वी यूज ग्रुप बाई जॉब, ग्रुप बाई के बाद में आपको हैविंग क्लॉज यूज करना है। सो दैट फॉर एग्जांपल टू डिस्प्ले द जॉब वेयर द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इज लेस देन 2, अब जॉब के बेसिस पे आपको ग्रुप बाई करना है, बट इन केस हैविंग काउंट स्टार लेस देन 2, तो उसने कहा है जहाँ पे एम्प्लॉय जो डिपार्टमेंट में है या जॉब में एम्प्लॉय 2 से लेस देन है उनकी ही जॉब डिस्प्ले करनी है, तो जॉब जहाँ पे 2 से लेस देन, अगर 2 है तो उनको डिस्प्ले नहीं करना है। Select job, count star from MPL group by job
having count star less than 2. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.